फिर से बताओ। ठीक है। आपकी वॉइस परफेक्ट नहीं आ रही है। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रोड का कल कैसे गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया जाता है उनका, अगर हमें हाफ सेल का ई नॉट सेल पता हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन हम पूरे सेल का निकाल सकते हैं। ई नॉट कैसे स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड और एनोड में सेम हो तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसमें ई कैथोड और ई एनोड दोनों रिडक्शन पोटेंशियल रखा जाएगा, जिससे हमारा ई नॉट सेल आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट जो भी हम हाफ सेल का लिख रहे थे, लाइक मैं जिंक से जिंक 2+ जा रहा हूँ, उसका ई नॉट कितना होगा, या मैं कॉपर 2+ से कॉपर में आ रहा हूँ तो उसका ई नॉट कैसे होगा, वो सब कैसे डिफाइन किए जाते हैं, उसकी वैल्यू कैसे आती है। तो याद रखना कि जितनी भी हम रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, किसका इतना है दूसरे का इतना है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट का मतलब कि हमें नहीं पता एग्जैक्ट उसका वैल्यू क्या होगा। वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हमने डिफाइन किया है कि इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर हम बनाए तो उसके रिस्पेक्ट में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इतना आएगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना आएगा, कॉपर का इतना आएगा, या दूसरे जितने मेटल हैं या नॉन मेटल हैं उनका कितना कितना आएगा। समझ में आ रहा? तो एब्सोल्यूट नहीं होता, हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक आपका ग्लास ट्यूब होता है जिसमें प्लैटिनम की वायर डिप की रहती है। ठीक। और फिर वो पूरा इलेक्ट्रोड सिस्टम बनाते हैं और पूरा सिस्टम को हम डालते हैं कंसंट्रेटेड 1 मोलर HCl सोल्यूशन के अंदर। कंसंट्रेटेड क्या, अगर मैंने कंसंट्रेशन बता दिया तो कंसंट्रेटेड कहने का कोई मतलब नहीं है। तो 1 मोलर HCl सोल्यूशन के अंदर डालते हैं हम, एंड देन फिर H2 गैस पास किया जाता है। वो जो ट्यूब बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। ऐसे मान लो ये बंद अगर हो, कुछ ऐसे इसमें एक प्लेटिनम का वायर आता है और फिर ये बाहर चला जाता है और ये आपस में इधर से बंद होता है, और इसके अंदर H2 गैस जाता है। यहाँ से क्या जाता है? H2 गैस। और फिर इस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम डालते हैं HCl सोल्यूशन के अंदर 1 मोलर। देन आपका पूरा सिस्टम तैयार होता है। तो मैं आपको पहले लिख दे रहा हूं कि क्या क्या इसमें होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम वायर, अ प्लैटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं। सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब, और नहीं भी पूछा जाएगा फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो, कि सारे इलेक्ट्रोड का जो हम पोटेंशियल पोटेंशियल बात करते हैं वो आता कैसे है।
So sealed in a glass tube and has platinum foil and has platinum foil attached to attached to it. The foil is coated with finely divided platinum platinum and act as platinum electrode and act as platinum electrode. ठीक है. It dipped into acid into a 1 molar acid 1 molar acid solution. अगर एसिड बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि 1 मोलर एसिड जो है वो HCl है सॉल्यूशन at a constant temperature and constant pressure at constant pressure 1 बार इसमें लेते हैं ATM में 1 बार एंड टेम्परेचर 298 रूम टेम्परेचर 298 केल्विन. ठीक है. ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है. एक्चुअल अगर आपको देखना हो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे दिखता है तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ऑनलाइन कैसा दिखता है. सो कभी सर्च करके देखा या नहीं देखा है कभी. देखो एग्जैक्ट ये कुछ ऐसा है. ये दिख रहा. ये आपको दिख रहा है कि एक वायर ऐसे प्लैटिनम का गया हुआ है और ये जो इधर से ये वाली पाइप आ रही है ना ये आपका हाइड्रोजन गैस का सप्लाई H2 है. ठीक. जिसका हम बबल कर रहे होंगे हमेशा इस सोल्यूशन में डाल के हाइड्रोजन गैस की बबलिंग चालू रहेगी और इसको ऐसे डिप किए रहते हैं. ये HCl का सॉल्यूशन है. ठीक है. अगर इसका ये देखना चाहो तो आप यहां से देख सकते हो. देखो ये आपका हाइड्रोजन गैस ये 1 बार पे जाता है. ये गलत लिखा है 1 ATM पे नहीं. और ये प्लैटिनम वायर आएगा. ये वापस ये खुला हुआ है यहाँ से बबलिंग हो रहा हो. ये आपका ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ऑक्साइड. ये लिखा था ना कि प्लैटिनम से कोटेड होता है फाइनली. तो ये वापस आएगा और ये प्लैटिनम यहाँ से सॉरी हाइड्रोजन गैस यहाँ से इसमें बबल हो रहा होगा जो HCl सोल्यूशन है उसमें. ठीक. तो आई होप थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर हुआ हो. तो कुछ ऐसा होगा. ये मैंने बंद कर दिया था गलत था सॉरी. तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और आप चाहो तो यहीं पे आप उसको दिखा सकते हो ऐसे इसमें HCl सोल्यूशन लेके. ये HCl सोल्यूशन है इसमें H प्लस होगा और ये यहाँ पे ऐसे बबलिंग हो रहा होगा. ठीक. और बाकी तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ये फाइनली कोटेड प्लैटिनम लगा होगा प्लैटिनम ऑक्साइड. इतना डिटेल में आपको नहीं जाना. बस ये याद रखना है कि ये प्लैटिनम वायर यूज करते हैं. प्लैटिनम वायर. ठीक है. अच्छा अब ये तो हो गया आपका जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बना रहे थे जो एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करेगा. इसकी मदद से हम दूसरे जो इलेक्ट्रोड है उनका कैसे पता करेंगे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो करते ये हैं कि जो हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था ना सेम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं.
ठीक। एक तरफ आपने जो यहाँ पे हाइड्रोजन वाला बनाया है, एक तो वही सेम होगा। कुछ इस तरीके से। अब मैं उतना अच्छा अगर ना बना पाऊं तो मैं उसके लिए जिम्मेदार तो नहीं हूं ऐसे। बट फिर भी देखो, कुछ ऐसे होते हैं यहाँ प्लेटिनम वायर। यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा होगा, H2 गैस, और इसमें ये ऐसे Cl भरा हुआ है, H+। 1 मोलर सोल्यूशन होगा ये। अब जिस मेटल का हमें चाहिए, उस मेटल को हम दूसरी तरफ लगा लेंगे। लाइक लेट सपोज हमें जिंक का चाहिए, कि बताओ जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। तो बस इसको हम लगा लेंगे, और यहाँ पे एक हम पोटेंशियल मीटर मीटर लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पोटेंशियल मीटर, जो पोटेंशियल इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा हमें। और इसमें अब ये कौन सा रॉड है, तो ये रॉड आपका जिस मेटल का चाहते हो, लाइक मुझे चाहिए अगर जिंक मेटल तो मैं जिंक मेटल रख लूंगा, कॉपर चाहिए तो यहाँ कॉपर रख लूंगा, जो चाहिए वो मैं रख लूंगा। ठीक है। और उसके बाद अगर जिंक लिया है तो यहाँ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लूंगा। क्या आपको समझ में आया? अच्छा, अगेन आपको वो तो करना ही पड़ेगा, एक सॉल्ट ब्रिज तो लगाना ही पड़ेगा। तो एक यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज लगा लेते हैं। ठीक है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है। अब सेम आपका करंट पास होता रहेगा। अब मुझे बताओ, H2 और जिंक, तो जिंक और H2 में, अच्छा हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड में हाइड्रोजन को हम जीरो मान लेंगे। तो जितना भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जिंक का हम मान लेंगे, कॉपर रहेगा तो कॉपर का मान लेंगे। समझ में आ रहा? तो इसका हम जीरो मान लेंगे। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। क्या समझ में आया? अच्छा, अब कोई पूछे कि ये जो रिएक्शन है, इसमें अलग अलग रिएक्शन क्या हो रहा होगा, तो देखो, इफ एस एच जी, इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड acts as एनोड, एनोड, हमें नहीं पता कि एनोड की तरीके से काम करेगा या कैथोड की तरीके से, पर यदि एनोड की तरीके से काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एच जो H2 गैस आप प्रोवाइड कर रहे हो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कहां चला जाएगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। समझ में आया? अब यही 2 इलेक्ट्रॉन यदि ऑक्सीडेशन की तरीके से काम करेगा तो इधर आएगा और जिंक लेके रिड्यूस हो जाएगा। पर हमें पता है जिंक रिड्यूस होना चाहता नहीं है। ये क्या होगा, ये रिडक्शन की तरीके से काम करेगा, और ये ऑक्सीडेशन की तरीके से। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इफ एस एच एक्ट एज एनोड, तब तो ये होगा, इफ एस एच एक्ट एज कैथोड। ये आपको ये इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अगर हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड के तरीके से काम करे, तो फिर रिएक्शन क्या होगा। सो इफ एस एच एक्ट एज कैथोड, कैथोड की तरीके से काम करेगा तो क्या होगा, तो जो ही आपने 1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया है ना, वो आपका H+ जो है वो रिड्यूस होने लगेगा। तो सेम ये जो रिएक्शन है इसी का दूसरा कन्वर्ट कर दो, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया H2 गैस में। ठीक। क्या आपको समझ में आया? तो ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, तो आपको ये रखना है, याद रखना है कि द स्टैंडर्ड, क्योंकि देख रहे हो ना सेम रिएक्शन हो रहा, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो
regarded as reversible electrode, as reversible इलेक्ट्रोड। तो ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के तरीके से काम करता है, याद रहे, ये जरूरी है। ठीक है। अब मान लो कोई भी मेटल जिसका निकालना हो, जस्ट एक तरफ फिट करो उसको, इसको जीरो मानो, जो पोटेंशियल आएगा वो इसको मान लेंगे, क्योंकि ई कैथोड माइनस ई एनोड में, अगर ये एनोड की तरीके से काम किया तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, कैथोड की तरीके से काम किया तो रिड्यूस हो रहा होगा। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखेंगे? तो वोल्ट मीटर आपको बता देगा कि पॉजिटिव में आ रहा है या निगेटिव में आ रहा है। क्या समझ में आया? ठीक है। लाइक यहाँ जिंक आ रहा है तो जिंक टू प्लस में जाएगा, अगर जिंक टू प्लस में जाएगा तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, यहाँ आ रहे होंगे दो इलेक्ट्रॉन। यहीं पे मैं जिंक की जगह पे कॉपर ले लूं तो कॉपर रिड्यूस होने लगेगा, और कॉपर अगर रिड्यूस होगा तो दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा। तो यही होता रहेगा। और इसकी जो वोल्ट मीटर की सुई है, निडिल, या कह सकते हो अगर डिजिटल है तो डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देगा कि नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, कितना वोल्ट है। क्या समझ में आ रहा? तो इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से बाकी जितने भी मेटल हैं या नॉन मेटल है उनका निकाला जाता है। अच्छा, ई नॉट वैल्यू लिख लो, इस दोनों का जीरो होता है, चाहे ये इधर से इधर जा रहा हो या इधर से इधर जा रहा हो। ई नॉट इसका भी जीरो होता है। और पलट के लिखोगे तो जीरो का तो फिर निगेटिव कुछ होगा नहीं, तो अगेन जीरो होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एसएचई, स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ एसएचई, पूरा ही लिख दो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये डायरेक्ट जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो आपको यूज होगा, आई गेस आपने अगर न्यूमेरिकल ट्राई किया होगा तो ये बार बार यूज में आएगा। अब इसके हेल्प से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी गई। ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का चार पांच मेरे को या दो तीन एप्लीकेशन बताओ, क्या बताओगे? कहाँ यूज हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाएंगे या हमारे पास है, वो यूज कहाँ पे होगा? अरे कोई रिएक्शन होगा कि नहीं, कोई सेल बन सकता है कि नहीं, ये तो उसी से डिफाइन होगा ना। किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव? भगवान, स्पॉन्टेनियस होने के लिए निगेटिव चाहिए होता है, और डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल होता है ना। तो माइनस का एन एफ ई सेल में ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल, ये आया।
अब देखो, मान लो कोई मेटल है, सिंपल मेटल, Fe से Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो रहा। मान लेता हूं इसका ई नॉट वैल्यू कुछ आ रहा है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दिया। कैसे पता चलेगा कि Fe अपने से ऑक्सीडाइज हो पाएगा कि नहीं Fe से Fe3+ में? इसको ई नॉट को लाएंगे, यहां पे रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस होगा। निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, इसका मतलब ये ऑलरेडी अपने से ऑक्सीडाइज होने लगेगा। और अगर इसका स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ये अपने से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या समझ में आया? तो पहला यूज समझ में आया। कोई मेटल अपने से ऑक्सीडाइज या अपने से रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ये पता चलता है उसके इलेक्ट्रोड, जो स्टैंडर्ड एसआरपी वैल्यू लिखा था ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उससे। और वो कहां से आया था? यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही था ना वो, जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने सारा निकाला है। तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही आपके सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। उसी को देख के आप बता पाओगे कि कोई मेटल अपने से ऑक्सीडाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा, कितना स्टेबल है वो। दूसरा, अगर आप दो मेटल को यूज करके और सेल बनाना चाहते हो, तो उसका ई सेल निकालोगे ना, नास्ट इक्वेशन बाद में यूज करके तो निकालोगे ना। फाइनल फाइनल जो सेल बनेगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो तो देखोगे ना कि वो सेल की तरीके से काम करेगा भी या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, तब तो डेल्टा जी निगेटिव होगा ना, तब ना वो रिएक्शन अपने से ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो कभी होगा ही नहीं। तो दो मेटल को यूज करके सेल बनाया जा सकता है कि नहीं, ये पता चलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज करके देख सकते हो दो मेटल का। लाइक मैं अपने चाहूं कि आज मुझे एल्यूमिनियम और आयरन को मिला के बनाना है सेल। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसको एनोड बनाऊं किसको कैथोड बनाऊं, और बनाने के बाद भी क्या ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, सेल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमें तो देखना होगा ना कि डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर तो हमें खुद इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ेगा उसके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कराने के लिए। तो किसी सेल की फिजिबिलिटी को बताता है। क्या समझ में आ रहा? अच्छा, दो तीन अगर मेटल हो, उनमें कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जब भी मैं रिडक्शन पोटेंशियल बोलूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले से पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहले रिड्यूस होता है। यही बताया था। यानी वो अगर वो पहले रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। मींस आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ये बता सकते हो, अगर कई मेटल हैं तो इसमें से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। या अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास किए, कल अगर आपको याद हो तो कल मैंने जो आपको बताया था फैराडे लॉ से, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रिड्यूस होने के लिए। आपसे पूछ लिया जाए कि सोल्यूशन में, लेट सपोज आपको पानी दिया गया, पानी में बोला गया कि इसमें इतने सारे मेटल घुले हुए हैं। अब मेटल से जो पानी है उसे मेटल को रिमूव करना है जो आयंस है, और आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी लगाया, और जो मेटल है उसको आप चाहते हो कि वो रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस होगा मेटल के फॉर्म में आएगा तो नीचे बैठ जाएगा, मतलब बॉटम में। अब उसमें कई मेटल हैं, तो आपको अगर ये पता होगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस किस मेटल आयन का कितना है, तो आप बता सकते हो कि इसमें से कौन पहले रिड्यूस होगा और कौन बाद में रिड्यूस होगा। बता सकते हो ना। तो आपको अगर कई मेटल आयन है तो कौन पहले रिड्यूस होगा ये आप बता सकते हो, आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो।
दो तीन है तो उसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, ये बता सकते हो। कोई सेल बना रहे हो, वो फिजिबल होगा या नहीं होगा, बन तो सकता है या नहीं बन सकता, आप ये बता सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और को बता सकते हो आप क्या, मेटल जब एसिड या बेस से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्या आपने पढ़ा है? 10th का प्रैक्टिकल है ये। जिंक मेटल को या एल्यूमिनियम फॉयल को अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। तो कौन सा मेटल, जिंक ही एल्यूमिनियम क्यों? क्या आयरन में मैं अगर एसिड डालूं तो वो H2 गैस प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन करेगा एसिड से रिएक्ट करके, कौन नहीं करेगा? समझ में आ रहा? तो ये भी पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। कैसे? अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, H प्लस से इलेक्ट्रॉन जाके H2 में जा रहा है तो जीरो है। इसके ऊपर वालों का पॉजिटिव है, इसके नीचे वाले जो मेटल है इसका निगेटिव है, ऐसा ही है। अब जिंक मान लो, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो निगेटिव में होता है, -0.76 अच्छे कुछ करके आता है, मुझे जो याद आ रहा। यानी जिंक 2 प्लस से अगर जिंक में जाएगा तो इसके लिए -7.0.76 चाहिए, ऐसा कुछ, इतना वोल्ट। तो इधर आने वाला है। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं, अच्छा, अगर जब आप एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? एसिड का जो H प्लस है वो H2 गैस में जा रहा है, और जो जिंक मेटल या एल्यूमिनियम फॉयल मेटल लिए हो वो ऑक्सीडाइज होकर एल्यूमिनियम 3 प्लस में या जिंक जिंक 2 प्लस में जा रहा है। और H2SO4 एसिड है तो जिंक सल्फेट बना लेगा, HCl लिया है तो जिंक क्लोराइड बना लेगा। समझ में आ रहा? मीन्स एक ऑक्सीडाइज हो रहा, दूसरा रिड्यूस हो रहा। तो देखो इसका भी जब ई नॉट निकालोगे तो ये रिड्यूस हो रहा था, कैथोड की तरीके से काम कर रहा ना। और जो एच प्लस जो है वो H2 पे जा रहा, सॉरी, ये जो जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है ना, जिंक से जिंक 2 प्लस मेटल है, और जो H प्लस है वो H2 गैस बना रहा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। अब इसका क्या होता है, इसका तो कैथोड का, इसका तो कैथोड माइनस एनोड करोगे तो इसका जीरो आएगा। लेकिन जिंक से जिंक 2 प्लस अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो कैथोड माइनस एनोड करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, मीन्स पॉजिटिव में आ गया। तो डेल्टा जी जैसे ही डेल्टा जी निकालने के लिए ई सेल रखोगे पॉजिटिव में, डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि जब जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस बनाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा। क्या आपको समझ में आया या कंफ्यूजन है? फिर से लिख के बताऊं। सेम अगर आप मान लो आप ऊपर का कोई मेटल यूज किए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे पॉजिटिव में है, कोई +X है मान लो, ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज हो रहा, तो ई कैथोड माइनस ये इसका एनोड, कैथोड माइनस एनोड करोगे तो अगेन जीरो माइनस, और जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रख लिया, ओवरऑल ये निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव यहां पुट करोगे तो ये ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा तो रिडक्शन पोटेंशियल तो यहाँ तो वैल्यू में ई कैथोड माइनस ई एनोड यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं ना, तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो अगर ये पॉजिटिव में रखोगे यहाँ पे तो ओवरऑल जीरो माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में ई सेल पुट करोगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया देन आपका वो मेटल H प्लस से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ही नहीं। क्या आपको ये समझ में आया? तो देखो मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा दे रहा हूं। पहला, क्या एप्लीकेशन होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले यूज होगा रिलेटिव, पता करने के लिए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड
and reducing agent. Reducing agent. दूसरा, calculating EMF of the cell. Calculating EMF. EMF का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है? हम्म तीसरा होता है प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी ऑफ redox रिएक्शन. redox रिएक्शन मतलब इनडायरेक्टली आपको सेल का बताएगा कि आपका सेल काम करेगा या नहीं. redox रिएक्शन मींस फिजिबिलिटी ऑफ सेल. फिजिबिलिटी ऑफ सेल. सेल काम करेगा कि नहीं आपको ये बताएगा. अच्छा, वो कैलकुलेटिंग ईएमएफ का फुल फॉर्म नहीं बताया आपने? हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. नेट से सर्च करके बता रहे हो ना? तो इतना टाइम लग गया फिजिक्स में चैप्टर करना, फिर भी बताने में? अच्छा ठीक है तब. ठीक है, याद होना चाहिए. टू प्रिडिक्ट द टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन. टू प्रिडिक्ट टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड और नॉट. ठीक है. कौन बनाता है? तो जो भी हाइड्रोजन के नीचे निगेटिव में होता है वही केवल हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. वनली वनली हैविंग नेगेटिव नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू. हैविंग नेगेटिव एसआरपी वैल्यू मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. ठीक है, जिसका निगेटिव में होगा, बाकी और कोई नहीं. अच्छा, और क्या बता सकते हो आप? एक और मैंने आपको बताया था कि कोई मेटल खुद से ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा, आप ये भी बता सकते हो. सो फिफ्थ आप कह सकते हो टू प्रिडिक्ट सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ मेटल. कैसे? सब कुछ पता चलेगा. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई. ई सेल. स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ई नॉट हो जाएगा सेम, बाकी सब कुछ वही रहेगा. फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मैं फिर से लिख रहा हूं, भूलना नहीं है. फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी निगेटिव. ठीक है. दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल जो भी आप जिसके लिए निकाल रहे हो, हाफ सेल के लिए निकालोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पूरे सेल के लिए निकालोगे तो सेल पोटेंशियल. तो ई शुड बी
पॉजिटिव। ठीक है। क्या आपको समझ में आया? ठीक। अगर आपको समझ में आया तो एक एग्जांपल मैं जस्ट आपको दे रहा हूं। 2i- ऑक्सीडाइज होता है, I2 गैस बना लेता है। ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है बाहर। और इसका जो ई नॉट वैल्यू है वो है आपका माइनस में 0.54 वोल्ट। ठीक है। इफ वी हैव पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इन ओपन एटमॉस्फेयर, देन इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू फाउंड वेपर ऑफ आयोडीन आउटसाइड आउटसाइड द वेसल? चलो बताओ। फास्ट। क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? इन ओपन लिख लो यहाँ पे, इन ओपन एटमॉस्फेयर, then is it possible to found vapor of iodine outside the vessel? एटमॉस्फेयर की जगह पे अगर मैं ओपन वेसल लिख दूं ना तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। ओपन वेसल। बताओ, क्या ये पॉसिबल है? मान लो कि मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड मतलब के आई मतलब समझते हो, के प्लस आई माइनस। पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है एक ग्लास में। ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है कि मुझे I2 का जो वेपर है, I2 आयोडीन जो है वो आउटसाइड द ग्लास कहीं मिले, बाहर मिले? क्या उसके वेपर आइडेंटिफाई होंगे? इज इट पॉसिबल टू फाउंड वेपर ऑफ आयोडीन आउटसाइड द वेसल, या केवल वेसल में ही मिलेगा और बाहर नहीं मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि जो I माइनस है? अरे ओपन वेसल का मतलब ये नहीं है। ओपन वेसल का ये मतलब है कि क्या I माइनस I2 में कन्वर्ट होगा। हम्म। नहीं होगा। अगेन आपको देखना है डेल्टा जी से, इसीलिए तो पढ़ाया था। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा? पानी के अंदर आपका क्या है? H2O होगा ना।
ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होगा। एनोड क्या काम करेगा? जो आपका पानी है वो एनोड की तरीके से काम करेगा, उसी में ऑक्सीडाइज या रिड्यूस जो होना होगा होता रहेगा। ठीक है। और आपको पता है, अगर ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट लिखना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है कि पानी में H प्लस बहुत कम है तो एसिडिक सोल्यूशन कह सकते हो पोटेशियम आयोडाइड का। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड हमें पता है यहाँ क्या हो रहा है, आई माइनस से 2I- से I2 में जा रहा, 2 इलेक्ट्रॉन दे के। ये एनोड पे हो रहा होगा, एनोड पे यही हो रहा होगा ना। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, H प्लस आपका 2H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना रहा होगा। तो I- से I2 गया, ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? I- से I2 ऑक्सीडाइज हुआ, H प्लस से H2 गया तो रिड्यूस हुआ। प्लस से जीरो पे आ रहा ना, जीरो से पॉजिटिव जाओगे तो ऑक्सीडेशन, पीछे जाओगे तो रिडक्शन। तो ये आपका रिडक्शन हुआ, तो ये आपका कैथोड पे हुआ होगा। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, हमें पता है ना कि इसके लिए इसका जो ई नॉट वैल्यू है कितना आएगा, इसका ई नॉट वैल्यू 0 आएगा। और इसका ई नॉट वैल्यू आपको दे रखा है, आई टू माइनस से I2 0.54, क्या दिया है, 0.54 माइनस में दिया है। ठीक है। अब चलो, इसको अगर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखोगे, ई नॉट इज इक्वल टू ई कैथोड, रिडक्शन तो आपका जीरो होने वाला है, माइनस ई एनोड। एनोड पे अगेन आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिखना होता है जब भी हम ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखते हैं। और नहीं तो फिर ई कैथोड प्लस ई एनोड लिखते हैं, और एक का कैथोड का रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। याद है पिछली क्लास में बोला था। और ये आपको क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ना। अगर आपको I- से जीरो में जा रहे हो तो ऑक्सीडाइज हो रहा, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये आपको क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जस्ट इसी का अपोजिट। तो माइनस से प्लस में पुट करोगे 54, 0.54। और ये अब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। सही है। अब ओवरऑल ई नॉट इसका क्या आ रहा, ई कैथोड जीरो माइनस ई एनोड, माइनस में 0.54 आया ना। और अगर माइनस में आप 0.54 वहां पे पुट करोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, यहां से माइनस एन एफ ई नॉट कितना आया, माइनस में 0.54। ओवरऑल डेल्टा जी आ गया आपका पॉजिटिव में, एन एफ 0.54 मल्टीप्लाई में साथ में रहेगा। मीन्स कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन्स बाहर आपको I2 का कोई वेपर नहीं मिलने वाला है। क्या आपको ये समझ में आया, I2 को वेपर मिलने के लिए डेल्टा जी को निगेटिव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था,
डेल्टा जी को निगेटिव होना चाहिए था ना I2 कब मिलने के लिए, इस रिएक्शन को अपने से स्पॉन्टेनियस जाने के लिए डेल्टा जी क्या चाहिए, निगेटिव। पर डेल्टा जी मिल क्या रहा है, पॉजिटिव। क्या समझ में आया? हम्म। क्या मैंने सही रखा है? नहीं, सही कैसे लिखा है? क्या देख रहे हो आप? इतना तो गलती पकड़ ही लेना चाहिए ना। ई कैथोड। हाँ सही है। जिंक जिंक टू जिंक प्लस में ऑक्सीडाइज। नहीं, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें। इसके पहले जब मैं यहाँ पे लिख के आपको हाइड्रोजन का जीरो और उसके ऊपर वालों का पॉजिटिव नीचे वालों का निगेटिव बता रहा था, तो मैंने बताया था नीचे वाले जो होते हैं उनका अगर रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होता है जिस मेटल का, उसी का H प्लस के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस बनाते हैं, मीन्स खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। और I माइनस को भी यहाँ पे अगर जाना है तो ऑक्सीडाइज ही होना है, मीन्स I माइनस ऑक्सीडाइज तभी होगा और I2 तभी बनाएगा जब इसका अगर उल्टा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो निगेटिव हो। जिंक से जिंक टू प्लस तभी जाएगा जब जिंक टू प्लस से जिंक आते समय जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो निगेटिव में हो। पर यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो इसका पॉजिटिव में आ रहा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव में है तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में चला जाएगा। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में चला गया फिर आपका नहीं आने वाला। तो ये सही है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो कोई भी रिएक्शन अगर है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये इसी बात पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है। ठीक। अच्छा, यहीं पे मैं नॉस्ट इक्वेशन भी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ क्लास एंड करने से पहले। नॉस्ट इक्वेशन बहुत आसान है, सिंपल। ई सेल अगर आपको पता करना है ओवरऑल, तो ई नॉट माइनस 0. या 2.303 पहले लिख लो, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। एल एन होता है या लॉग होता है? नहीं। अरे बाबा, मैंने आपको बताया था ये 2.303 को लॉग के अंदर ले लोगे तो एल एन हो जाएगा। और अगर 2.303 बाहर लिखा है आपने तो फिर लॉग रहेगा। ठीक। एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 पे। बेस 10 नहीं लिखा है इसका मतलब वो लॉग बेस 10 पे ही है। और एल एन का मतलब लॉग बेस ई पे। तो जब भी मैंने यहाँ 2.303 लिख दिया इसका मतलब ये कि लॉग होगा ना कि एल एन होगा। तो ये आपका नॉस्ट इक्वेशन होता है। यहाँ पे एनोड कंसंट्रेशन का लिखा है कि जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है उसके जो आयंस आएंगे उनका कंसंट्रेशन। और कैथोड का मतलब है कि जो यहाँ पे कैथोड बनेगा, कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है उनके आयंस का कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, अगर ये 2.303 चूंकि आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है, तो इन सबको अगर सॉल्व कर लिया जाए, केवल एन को छोड़ दिया जाए, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं वो होता है, अगर केवल उनको छोड़ दिया जाए देन आपका वही जो आप बोल रहे थे ई सेल इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 0.591, यही होता है ना? 0.0591 होता है अपॉन एन। याद नहीं है आपको वैल्यू ये? लॉग क्यू। क्यू अगेन वही रिएक्शन कोसेंट है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का आयन का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का आयन का कंसंट्रेशन। तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लाइक फॉर डेनियल आयन, डेनियल सेल क्या हो रहा था? जिंक आपका जा रहा था जिंक 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन देके, और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में रिड्यूस हो रहा था सॉलिड। ये इक्वस था, ये आपका कॉपर 2+ इक्वस था, ये सॉलिड था। और फाइनल इक्वेशन अगर हम लिख रहे थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट रहा था। हम कह रहे थे कि कॉपर 2+ प्लस जिंक सॉलिड से जिंक 2+ इक्वस एंड कॉपर सॉलिड, ये बन रहा है, हम ये कह रहे थे। ये इक्वस था। ये आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था। सही है। अब क्या होगा? जब इसके लिए लिखोगे तो ई नॉट हमें पता है कितना आने वाला है, तो हम सीधे सीधे मैं ई सेल लिखूंगा अगर, तो क्या होगा? ई नॉट सेल, जो कि ई कैथोड माइनस ई एनोड से मैंने बता दिया था कल निकालना आपको। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास इसके पास, या इसके पास इसके पास जा रहा, तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा। समझ में आ रहा? लॉग, अच्छा प्रोडक्ट में कौन सा आयन है? सॉलिड का कुछ लेते नहीं है, प्रोडक्ट में जिंक 2+ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ अपॉन रिएक्टेंट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड हो गया ना ओवरऑल नेट रिएक्शन में, अगर देखोगे तो ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में कॉपर 2+ है। अच्छा, अगर कोई गैस इन्वॉल्व हो तो प्रोडक्ट साइड में हो तो प्रेशर ऑफ गैस ऊपर, रिएक्टेंट साइड में हो तो प्रेशर ऑफ गैस नीचे। कोई सॉलिड हो तो उनका 1:1 ले लेना है। समझ में आया? अब इनका कंसंट्रेशन, अच्छा मैंने देखो यहाँ एनोड और कैथोड लिखा था, ऊपर क्या लिखा था? ये एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड। एनोड एनोड का कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसका। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब जिंक 2+ का कंसंट्रेशन। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर 2+ का, तो कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से यूज करना होता है। अब मान लो मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं, आपके सर ने कभी अभी लिंक तो नहीं भेजा है ना? जब भेज देंगे तो मेरे को बता देना। क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, तो फिर चलने देते हैं हम अपना। तो मान लो एक सेल आपको दे दिया गया है, क्रोमियम 2 क्रोमियम 3+ आयरन 2+2 आयरन, ऐसा कुछ दे दिया गया। और आपको दिया गया है ई नॉट, क्रोमियम से क्रोमियम 3+ जा रहे हैं अगर, तो 0.74 वोल्ट है। एंड ई नॉट Fe2+ से Fe अगर जा रहे हैं तो -0.44 वोल्ट है। सही है। अब देखो, इनका आपको कंसंट्रेशन नहीं दिया। अगर कंसंट्रेशन दिया हो, लाइक मैं कह दूं कि मान लो कि ये 0.1 मोलर है और ये 1 मोलर है, ठीक है, मैंने दे दिया। क्या होगा? पहले तो आपको फिजिबिलिटी देखना है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं। ठीक, अगर पूछा है, डेल्टा जी पूछा जाए तो। दूसरा, ई नॉट से पहले निकालो कितना होगा। ई नॉट, ई नॉट इज इक्वल टू, पहले तो सेल रिएक्शन लिख लोगे, सबसे बेटर पहला तरीका होता है कि सेल रिएक्शन। सो क्रोमियम जा रहा है क्रोमियम 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन देके,
एंड Fe2+ दो इलेक्ट्रॉन लेके Fe में जा रहा। सही है। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने जाओगे तब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कट नहीं रहे ना, तो आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाए। ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, क्योंकि फाइनली जो आपका सेल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं घूम रहा। तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करो और इसमें भी कुछ से मल्टीप्लाई कर लो ताकि बराबर हो जाए। अब मैं बताओ दोनों रिएक्शन में इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं और इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रॉन है वो कट जाएगा। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो यहां से आ जाएगा 2 क्रोमियम प्लस 3 Fe2+, यही आएगा। से मिलके 2 क्रोमियम 3+ एंड 3 Fe बन रहा। सही है। कोई पूछे कि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने यूज हुए हैं, एन का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन का वैल्यू क्या होगा। अरे 6 बाबा, इतना टाइम क्यों लग रहा। ओवरऑल यहां से 6 इलेक्ट्रॉन यहां या यहां से इधर जा रहे हैं ना, तो n = 6 हो गया। अच्छा, अब ई नॉट अगर निकालना है, ई नॉट सेल, तो ई नॉट कैथोड, अब ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है तो हम आराम से लिख सकते हैं ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही था। अब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, याद रहे, कैथोड का भी एनोड का भी। कैथोड कहाँ है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो Fe2+ से दो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, इसका मतलब ये कैथोड पे हो रहा होगा, और क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा तो ये एनोड पे हो रहा होगा, यही होगा ना। ठीक है। चलो, ई नॉट कैथोड क्या होगा, कैथोड का वैल्यू देखो, कैथोड रिडक्शन का क्या दे रखा है, ये Fe2+ से दो इलेक्ट्रॉन लेके Fe में रिड्यूस होने का ये है ना ई नॉट वैल्यू। तो बस माइनस का 0.44 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, -का 0.44। हमें रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, वो रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है Fe2+ Fe का। अच्छा, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है, ऑक्सीडाइज भले हो रहा हो, पर ये क्या दे रखा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। ये फर्स्ट वाला, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। अरे आसानी, मैंने आपको कल बताया था कि यहां से क्रोमियम 3+ जा रहे हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पर आपको रखना रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका मतलब कि हमें निगेटिव में रखना पड़ेगा, तो माइनस निगेटिव में 0.74। अब जाके ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, ये क्या था, ये जो आपको दिया था, ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां से यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, इसलिए हमने चेंज करके रखा, तो यहां से क्या आ जाएगा ये, -0.44 माइनस माइनस प्लस 0.74, ओवरऑल क्या हो गया, 4 - 4 0, नहीं वापस, 4 - 4 0 एंड 7 - 4 3, यही आएगा प्लस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ई नॉट सेल पॉजिटिव में आया है,
और ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव में आया है तो डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? हम्म। ठीक है। तो जब वो आप डेल्टा जी नॉट निकालोगे तो अगर आपको ये देखना है कि सेल फिजिबल होगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको ई सेल निकालना पड़ेगा और फिर ई सेल पुट करना पड़ेगा ओवरऑल सेल देखने के लिए कि सेल काम करेगा कि नहीं। तो उसके लिए ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम है तो क्रोमियम 3 प्लस अपॉन Fe2 प्लस। तो यहां हो जाएगा क्रोमियम 3 प्लस। और अच्छा, याद रखना कि जो यहाँ पे स्टैइक्योमेट्री होता है वो पावर भी चढ़ता है। तो ये क्रोमियम 3 प्लस का स्क्वायर, यहाँ अपॉन में इसका क्यूब आएगा। तो क्रोमियम 3 प्लस का जो भी कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर, और जो आपका आयरन 2 प्लस था उसका क्यूब, यही होगा ना। अब यहां से ई नॉट सेल हमें पता है 0.3 आया था, माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3 प्लस कितना दे रखा है, ये 0.1 मोलर और Fe2 प्लस 1 मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3 प्लस आपका 0.1 मोलर है का स्क्वायर, और इसका 1 मोलर का क्यूब, यही होगा ना। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो ये 0.3 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग, और 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, तो ये केवल बच जाएगा 0.1 का क्यूब। ठीक है। अब क्या 0.1 को 10 की पावर -1 लिख सकते हैं ना। इसको 1/10 लिखते हैं और 10 को ऊपर लाओगे सीधे सीधे तो 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो वहां से मैं लिख रहा हूं 0.3 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 10 की पावर -1 का क्यूब, और फिर हमारा हो जाएगा 0.3 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 10 की पावर -3। ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमें पता है कि अगर यहाँ 10 की या किसी का पावर में हो तो वो आगे आ जाता है, तो हम क्या सकते हैं 0.3 माइनस 0.0591 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई -3 लॉग बेस 10 पे 10, ये 1 हो गया। तो यहां से आ गया ये 0.3 माइनस 0.0591 अपॉन 6। अच्छा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 से कट गया 2 आ गया। यहां से 0.3 प्लस में इसे 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2, 0.0219 से 95, ऐसा कुछ आ जाएगा, 0.0295। और ये ओवरऑल आपका आ जाएगा 0.3295 वोल्ट ई सेल। और ये पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू -n, एन हमारा कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, 96,500 फैराडे, एंड ये आपका 0.3295 वोल्ट। और ये ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है, डेल्टा जी निगेटिव आ रहा ना। डेल्टा जी निगेटिव मतलब कि सेल विल वर्क, वैल्यू चाहे जो आए, पर आ तो रहा डेल्टा जी निगेटिव मतलब कि स्पॉन्टेनियस होगा ना। तो इस तरीके से हम स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसा होगा ये हम पता करते हैं। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो मैं
आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। अच्छा, इसी पे मैं इक्विलिब्रियम का भी समझा दूं, फिर आपको क्वेश्चन दे दूंगा। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपको पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो जीरो के बराबर हो जाता है। और डेल्टा जी मतलब कि डेल्टा जी सेल का, मतलब कि कोई वर्क नहीं हो रहा होता है। डेल्टा जी क्या होता है? वर्क होता है ना, नॉन पीवी वर्क। अगर आपको याद हो, पिछले क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस किया था नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? एट इक्विलिब्रियम पे जितना रिएक्शन आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा, तो ओवरऑल तो वर्क जीरो हो गया ना। तो इसलिए नॉन पीवी वर्क जीरो, और डेल्टा जी जीरो तो माइनस एन एफ ई सेल से, माइनस एन एफ ई सेल से ई सेल भी जीरो हो गया, क्योंकि एन और एफ तो जीरो हो नहीं सकता। डेल्टा जी अगर जीरो हो गया और डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, तो एन और एफ कांस्टेंट कांस्टेंट है, ये जीरो हो नहीं सकते। तो ये जीरो तभी होगा एन एफ ई सेल, दिस इज इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन ई सेल जीरो। मींस जब भी अगर आपको बोला जाए कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका तुरंत ई सेल जीरो करना है। तो हमारे पास था क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन का अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही था। बस यहां के बाद आपका अब कुछ नहीं बचा है। ई सेल को जीरो कर दिया, ई नॉट सेल, ई पूरे क्वांटिटी को इधर लाओगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा। एक मिनट रुक जाइए बस। ई नॉट सेल है, वो कितना आ जाएगा? 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसको आप अगर जो क्यूब होता है उसको हम के से दिखा देते हैं, याद है? रिएक्शन कोसेंट को हम के से देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये पूरा हटा के मैं सीधे सीधे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दे रहा हूं, के इक्विलिब्रियम के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ये आप डायरेक्ट इक्वेशन जो पढ़ते हो वो यहां से आ रहा होता है। ठीक है, आई होप आपको याद रहे ये सब चीजें। के इक्विलिब्रियम को केसी भी लिखते हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेशन में बात कर रहे हैं। प्रेशर में बात करेंगे तो केपी लिखेंगे। ठीक। ठीक है, मैं आपको एक पीवाईक्यू दे रहा हूं, आप सॉल्व करोगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो अगर पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत तो आराम से कर भी लेता है, बहुत कुछ टफ नहीं होता। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहो कि ई सेल कब पॉजिटिव या कब निगेटिव होगा, तो आप ई सेल के फॉर्मूले से देख सकते हो। हमारा ई सेल क्या होता है? कहाँ गया? ये लिखा था ना, ई नॉट, ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एल लॉग के इक्विलिब्रियम। अब यदि ई सेल को पॉजिटिव रखना है और ई नॉट सेल पॉजिटिव आ चुका है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है। अगर ये भी निगेटिव आ गया है तो फिर अगेन इस पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल आपको देखना पड़ता है कि क्या होने वाला है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये वनली डिपेंड करेगा लॉग के वैल्यू पे। यहां पे क्या आ रहा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आई लॉग के अंदर जो है, तब तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आई तो निगेटिव आएगा। और उसी पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। ठीक, क्या समझ में आया?
ठीक है। एक नीट 2017 का क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूँ। नीट 2017 का है। क्वेश्चन क्या है, देखो। आपको एक सेल दे रखा है, जिंक, जिंक सल्फेट 0.01 मोलर है। एंड देन कॉपर सल्फेट, सेम आपको जो डेनियल सेल यूज करते हो बस वही है। ये कॉपर, और ये आपका 1 मोलर है। एंड द ईएमएफ ऑफ दिस डेनियल सेल इज E1। ई सेल आपका इसका दे रखा है, ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल is E1 when the concentration of zinc sulfate is changed to 1 molar. When concentration of zinc sulfate is changed to 1 molar, changed to 1 molar, and the copper sulfate changed to 0.01 molar. And मतलब हम इनके आपस में इंटरचेंज कर दिए। एंड कॉपर सल्फेट चेंज्ड टू 0.01 molar. Then the EMF changes to E2. Then EMF changes to E2। E1 से अभी आपका E2 हो गया। और आपको आपको बताना है रिलेशन बिटवीन, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। ठीक है। आपको दे रखा है RT अपॉन एफ की वैल्यू 0.059। ऑप्शन वन आपको दे रखा है E1 इज इक्वल टू E2। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है E1 इज लेस देन E2। एंड थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है E1 इज ग्रेटर देन E2। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका E1 E2 इज इक्वल टू 0 एंड डज नॉट इक्वल टू E1। ऐसा कुछ आपको दे रखा है। ठीक। आपको ये सॉल्व करके आना है नेक्स्ट क्लास में। अपने से सॉल्व करना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया वो समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 2019 में भी एक क्वेश्चन एकदम सेम ऐसा ही आया है, वो दूसरा है। ठीक। तो मैं क्लास एंड करूं? ठीक है, फिर जाओ। थैंक यू।